हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और एक बार फिर ज़बरदस्त शानदार धमाकेदार स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेच 48 हमारी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड अच्छी बातें। सेंटर ऑफ मास के बारे में हर कॉन्सेप्ट का करने वाले हैं हम आज पोस्टमार्टम, पूरा उधेड़ कर रख देंगे हर चीज़ को। प्रीवियस क्लास में भी हमने सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के बारे में जानने की थोड़ी बहुत कोशिश की कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र पे हम मानते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, पूरा का पूरा द्रव्यमान उस पॉइंट पे माना जा सकता है। लेकिन ये बात तभी हम अप्लाई करते हैं जब न्यूटन्स लॉ लगाने होते हैं हमें, ठीक है, वेलोसिटी निकालना होता है या ट्रांसलेटरी मोशन हमें जब काम में लेनी होती है तब हम उसे यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में हम ये सब यूज़ करते हैं। सॉरी, मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि दोबारा बात करता हूँ मैं कि ट्रांसलेटरी मोशंस वगैरह में हम सेंटर ऑफ मास को एज ऐसा पॉइंट मानते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो, पूरी बॉडी का मास वहाँ पर रखा हुआ माना जा सकता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय, ग्रेविटेशनल निकालते समय, टॉर्क निकालते समय, इन टाइप के जब हम क्वेश्चंस करते हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पर नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मानते हैं। लेकिन इसके बारे में पूरी तहकीकात हम करेंगे जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास सबसे सिंपली मोशन शो करता है। सेंटर ऑफ मास हेवियर पार्टिकल के पास में रहता है, यानी दो बॉडीज़ है, एक हल्की है, एक भारी है, एक का मास ज़्यादा, एक का मास कम है। तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस बनाने जैसा पॉइंट रहेगा, तो वो हेवियर के साइड में खिसकने की कोशिश करेगा या हेवियर के साइड में ही मिलेगा। जिधर ज़्यादा भारी पार्टिकल होगा सेंटर ऑफ मास उसके नज़दीक ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी छोटी मोटी बातें की, कैसे हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, लोकेशन कैसे निकाली जा सकती है। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे और भी बहुत कुछ बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आज की क्लास में लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, साथ ही साथ में हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र की लोकेशन। अब आप सोचेंगे सर कल भी तो लोकेशन बता रहे थे, आज भी बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की बॉडीज़ होगी। सिमेट्रिक लाइन की बात हमने जब प्रीवियस क्लास में की थी कि जहाँ पर सिमेट्रिक लाइन मिल जाए वहाँ पर हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। लेकिन दो या दो से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन हमें मिल जाती है तो जिस पॉइंट पर वो सिमेट्रिक लाइन काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा। लेकिन यदि आपको दो सिमेट्रिक लाइन नहीं मिले और एक मिले, जो कि ज़्यादा चांसेस आप एक ही ढूंढ पाएंगे, तो एक सिमेट्रिक लाइन मिले तो हमें ये तो पता लग जाता है कि सेंटर ऑफ मास उस सिमेट्रिक लाइन पर आने वाला है, लेकिन कहाँ आने वाला है, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या होगी, वो हमें नहीं पता लगता है। इसलिए हमने कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूले यूज़ किए, कल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया और एक आधे सवाल भी किए हमने। आज कुछ ऐसे ही हम बॉडीज़ की बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे जहाँ दो या दो से ज़्यादा मासेस रखे हो, या फिर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे खूब सारे पार्टिकल से मिला हुआ एक सिस्टम हो, या फिर जिनका मास अलग अलग हो, या जिनका एरिया अलग अलग टाइप का हो, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो आज सबसे पहले हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। उसके बाद जब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम पूरा पढ़ लेंगे तो बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि मोशन कैसे हम शो कर सकते हैं या सेंटर ऑफ मास की मोशन किस तरीके से हो सकती है। कल हमने पढ़ा कि सिंपली मोशन शो करता है, बट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, उस पर लगने वाला फोर्स किस टाइप का होगा, उसका एक्सीलरेशन यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इंटरनल फोर्सेस की वजह से आएगा या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आएगा। ये सब बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, अपनी कुर्सी की सीट बेल्ट बांध के बैठिए, पेन और कॉपी हाथ में लेकर बैठिए, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक फिजिक्स आएगी नहीं, ठीक है। चलिए, ये बैच लैब असिस्टेंट के लिए स्पेशल क्लास भी है, क्योंकि लैब असिस्टेंट में ये टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि नीट IIT वाला सर यहाँ पर डालते हैं कैप्शन के अंदर की नीट IIT एयरफोर्स नेवी NDA तो हमारे काम का नहीं। फिजिक्स वही रहती है, टॉपिक्स वही रहते हैं, 19-20 थोड़ा बहुत इधर होता है, कॉन्सेप्ट भी वही रहते हैं, ठीक है। चलिए,
तो हम बात कर रहे थे लोकेशन की, और कल हमने बात की टू पार्टिकल सिस्टम की। टू पार्टिकल सिस्टम की बात की तो हमने देखा कि हमारे पास मास m1 है, ये मास m2 है, यानी एज ए पॉइंट मासेस हम इसे कह सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 थे, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने r और 0 लिए थे, और हमने बोला कि भाई इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर आएगा कहीं ना कहीं, बट एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं लग रही थी, तो हमने बोला कि भाई साहब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। m1 इज ग्रेटर देन m2 हमने माना, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी वाले मास के साइड में होता है, भारी वाले मास के साइड में होता है। यदि दोनों मास बराबर हो, यदि दोनों मास बराबर हो, ये भी m हो, ये भी m हो, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर आएगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर आएगा। बट ये मास m1 हो और ये मास m2 हो, और m1 ज़्यादा बड़ा हो, m2 छोटा हो, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर नहीं, इधर खिसक जाएगा। किधर खिसक जाएगा? इधर खिसक जाएगा। इधर किधर? भारी पार्टिकल के पास में। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई ये m1 के पास खिसक गया है, और इसकी लोकेशन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला, और फॉर्मूले में हमने एक्सियम वैल्यू जो हम निकालते हैं, एक्सियम इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। बट ये एक फॉर्मूला है जो कि नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं, बट इसके बाद जो लास्ट में निकल कर आया, जो जिसे हम एज ए ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो था कि आपको जिस मास से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है, मुझे m1 से पता करनी है, तो आप पहले तो लो पूरी डिस्टेंस दोनों मास के बीच में कितना है, r। ठीक है, फिर आप क्या करें, आप अपोजिट मास से गुणा कर दो। तो m1 से पता करना है, तो अपोजिट मास मेरा m2 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m2 से, और दोनों मासेस के सम का डिवाइड दे दो, तो m1 प्लस m2 का मैंने डिवाइड दे दिया। वैसे ही मुझे यदि यहाँ से लोकेशन चाहिए इसकी, तो मैं क्या करूँगा, जिस मास से मुझे चाहिए, पहले तो आप लीजिए पूरी डिस्टेंस, दोनों के बीच की पूरी डिस्टेंस 0 और r, ये 0 0 पर है, ये r और 0 पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मैंने ले ली r, अपोजिट मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप m2 से देखना चाहते हैं तो अपोजिट मास आपका m1 होगा, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए m1 से, और डिवाइड दे दीजिए टोटल मास का। सिस्टम में जितने भी मास है m1 m2, वैसे तो 2 बॉडीज़ की बात ही चल रही है, 2 पार्टिकल सिस्टम की बात चल रही है, तो यहाँ पर m1 और m2 ही है, तो इनका सम m1 प्लस m2। ये यहाँ से m2 से डिस्टेंस आ गई, ये m1 से डिस्टेंस आ गई। ठीक है, और फिर हमने कहा कि भाई ये इधर शिफ्ट होता है, किधर? भारी पार्टिकल के पास में। ठीक है, आज हम बात करेंगे 3 पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, 2019 में सवाल भी आया हुआ है इसका, जेईई मेंस में, नीट में भी सवाल आया हुआ है, और लेब असिस्टेंट वालों के लिए तो सख्त इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज बात करेंगे हम थ्री पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, चलिए बात करें। आइए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर मास रखा हुआ है m, यहाँ पर मास रखा हुआ है m, और एक मास यहाँ पर रखा हुआ है 3m, यहाँ पर मास रखा हुआ है 3m। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ मैं, 0 0 0a, बस ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। और मैं कहूँ कि मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है, मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे इसकी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, इसकी लोकेशन मुझे ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो साइड है वो सब ए है, वो सब ए है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट हो जाएगा a/2, यानी x लोकेशन तो इसकी आ गई a/2। ठीक है, अब मुझे चाहिए y लोकेशन, मैं यहाँ पे कोमा डाल देता हूँ। मुझे चाहिए y लोकेशन, तीनों साइड बराबर है तो मैं यहाँ पे एंगल ले देता हूँ 60 डिग्री। यदि ये a है, मान लो ये वाला a है
और इसके साथ एंगल बन रखा है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये होगा a sin 60। कितना होगा, a sin 60। और ये कितना होगा, a cos 60। a cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये तो हो गया a/2। देखो ऐसे भी आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। a sin 60 की बात करें तो a sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a√3/2। ठीक है, तो मेरे को मिल गए कोऑर्डिनेट्स, समझ में आया। जिनको ये सब समझ में नहीं आता है या थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ये a है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से आप बेस का स्क्वायर माइनस कर दो, बेस आपका a/2 का स्क्वायर है और रूट आ जाएगा आपके पास में, तो आप लिखोगे a² - a²/4 रूट आप लिखेंगे 3a²/4 a/2 √3। ये तो जनरल मैथमेटिक्स आप समझ सकते हो इसे तो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, अब अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। अब क्या करें, आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ करते नहीं हो, कमेंट आप करते नहीं हो। हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। आप कहीं पर जाते फ्री कोर्स खरीदने की बजाय आप वहाँ पर पेड कोर्स खरीदते, ठीक है। फिर आपके मनमर्जी का कुछ नहीं होता, बस आप कोर्स पढ़ते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेड कोर्स में या फ्री कोर्स में लोग खराब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है। कई टीचर्स को मैं भी फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे उनका मतलब कुछ भी कहो चाहे यार, ज़रूरी नहीं है कि मतलब दे आर टीचिंग फिजिक्स मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स तो वो मतलब कॉम्पिटिटर है या फिर मैं अजीब सी कुछ फीलिंग रखूँ, नहीं। कुछ टीचर बड़ा शानदार पढ़ाते हैं। नॉलेज, आदमी की नॉलेज ही मतलब हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि यार उसके पास इतनी नॉलेज है और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलता है, बट हमारा यहाँ पर मेन मकसद यही है कि आपको सब कुछ अच्छे लेवल की एजुकेशन मिल सके, वो भी फ्री मिल सके, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, केवल एक चीज़ है, वो है मेहनत, ठीक है। मेहनत, हमारी मेहनत आप चाहे जितना हमसे करवा सकते हैं, बट हम भी यही चाहते हैं कि आप भी उतनी मेहनत करें, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, जो आपको मिल रहा है कंटेंट उसको आप लेते रहिए। कंटेंट और क्वालिटी के साथ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ, वीडियो कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ बस घास कभी नहीं कटने वाली है आपके साथ में। यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लियर, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं पर जाते पेड कोर्स लेते, फिर उसको पढ़ते, अपने डाउट्स पूछ पाते, कई बार पूछ भी पाते, कई बार नहीं भी पूछ पाते। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, वो बात कर सकते हैं। बट वही बात है, पेड कोर्स देना पहले मायने रखता है। तो यदि आपको पसंद आता है, मज़ा आता है, सीखने को कुछ मिलता है, तो एक कमेंट तो ठोक दीजिए करिए, क्योंकि एक कमेंट पढ़ के जो अंदर से मोटिवेशन आता है ना भाई, मेरे को तो बड़ा ही मतलब खतरनाक आता है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है वो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक शेयर जो भी करना है, बट एक कमेंट तो ज़रूर करो कि हाँ मज़ा आया या फिर थोड़ा सा बोरियत हुई है या थोड़ी सी ये कमी रही है, अगली बार और हम इसमें कुछ अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि चैनल बच्चों का, बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा ही है, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट के द्वारा स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट का ही ये चैनल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तो चलती रहेगी हमारी बातें। अब हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की बात करें तो नॉर्मली हम एक्सियम ले सकते हैं। एक्सियम वैसे भी निकालना दिखा दूंगा और मैं ऐसे भी बता देता हूँ। एक्सियम का फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 m1 प्लस m2 प्लस m3। तो एक्सियम इक्वल्स टू m1, यहाँ आपका मास m ही है, x आपका 0 है, कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। m2 किसी को भी ले लो, इसको ले लो, मैं 1 पॉइंट मान लेता हूँ, ये 2 पॉइंट मान लेता हूँ, ये 3 पॉइंट मान लेता हूँ, वो भी m ही है। m इंटू x2, x के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा मैंने गलत लिख दिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएंगे 1,0, ठीक है, 1,0। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है a प्लस
m3 आपका 3m है, और x3 यानी डिस्टेंस, यानी x में कितना आपका कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट देख लो आप आराम से, ठीक है। तो x3 की वैल्यू है a/2, और आपके पास में m1 + m2 + m3 टोटल मास कितना है m + m + 3m। तो xcm इक्वल्स तो आपके पास आएगा ma + 3ma/2 डिवाइड 3 4 5m। देन xcm इक्वल्स टू mm कॉमन लेके कट जाएगा, आपके पास बचेगा a + 3a/2 डिवाइड बाय 5m, m से m उड़ गया, और आपके पास xcm की वैल्यू आ गई 3/1.5 और लगभग 2.5 आता है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5a/2 × 5 से 5 चला गया, आपके पास आ गया a/2। xcm के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास a/2 ही आ गई। ओहो, a/2 ही आ गई, यानी इसी के लोकेशन पे आएगा। सिमेट्रिक लाइन तो यही है, ठीक है। चलो हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं YCM की। मास, अब देखो फॉर्मूला कहाँ लिखूँ, तो मैं मास के हिसाब से चलो लिख देता हूँ m1 y1 + m2 y2 + m3 y3, तीनों का सम लिख देता हूँ साथ के साथ में 5m। तो YCM इक्वल्स टू m1 ये रहा, इसके तो कोऑर्डिनेट्स वैसे भी 0 ही है, दूसरा वाला ये रहा, इसके भी कोऑर्डिनेट्स 0 ही है, y कोऑर्डिनेट्स तो, तीसरा वाला यहाँ पर है m, कितना m है भाई 3m है ना, हाँ, बट इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं × a√3/2 डिवाइड 5m। देन वी कैन से दैट YCM इक्वल्स टू 3ma √3 डिवाइड बाय 2 × 5m, m से m उड़ा दिया, एंड YCM के जो आपके कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं वो आ गए √3 डिवाइड बाय 10, 3√3 डिवाइड बाय 10, ये आ रहा है क्या 5m, ठीक है भाई। तो ये है आपके XCM और YCM के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, XCM और YCM के कोऑर्डिनेट्स। और देख लेते एक बार, कहीं ना कहीं मिस्टेक ना करती हमने। ये तो हो गया आपका 0 पर है, ये पर है, ये a/2 पे है, ठीक है, और m a 3 1.5 5, ठीक है, 2.5 5/2 × 5 से भाग कर गया, ठीक है, ये तो a/2 पे आ गया आपका। और m0 y कोऑर्डिनेट्स m0 है, और ये √3/2 है, सही है क्या भाई, √3/2 ही आ रहा है ना, √3/2, ठीक है, √3/2 3m × √3/2 3m, m से m चला गया, आपके पास है 3√3, ठीक है भाई, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। चलिए अब एक सवाल को करने के 2 तरीके हैं, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। अब आप कहेंगे वो तरीका क्या है, वो तरीका भी हम देख लेते हैं। किसी बड़े पार्टिकल a/2, किसी बड़े पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी तोड़ सकते हैं। बड़े पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी तोड़ सकते हैं। छोटे पार्टिकल का टोटल मास जोड़ के उनके सेंटर ऑफ मास पर रखना होता है। छोटे पार्टिकल का मास, टोटल मास उन दो जो भी छोटे पार्टिकल है उनके सेंटर ऑफ मास पे रखना होता है, ठीक है। चलिए इस सवाल में मैं बात करता हूँ। मेरे पास है यहाँ पर 3m और इसके कोऑर्डिनेट्स है देखो a/2 a√3/2, ठीक है। अब ये तो बड़ा मास, इसको रहने दो, ये m है, ये m है, तो इन दोनों का टोटल मास कितना है 2m, दोनों का टोटल मास कितना है 2m। और जब मैंने कहा कि मास सेम होता है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आता है, जब मास सेम होता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आता है, मिड पॉइंट पर आता है, तो मिड पॉइंट यही है। तो इन दोनों को मैं जोड़ के यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ 2m, और मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2 and 0, a/2 लिख देता हूँ मैं, a/2, ठीक है। यहाँ और यहाँ 2 मासेस है, मैंने इस 3 मास वाली बॉडी को 2 अलग अलग टाइप से तोड़ दिया है। एक तो मैंने 3m को इधर रख दिया और एक टुकड़े में मैंने m और 2m को रख दिया है। सबसे पहले मैं इनका, जो कि आसान है, फॉर्मूला टाइप यूज़ नहीं करना पड़ेगा, फटाक से हो जाएगा। इनका क्या करूँगा मैं, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फटाक से इन दोनों को यहाँ पर रख लूँगा।
इन दोनों को यहाँ पर रख लूँगा, m और m को जोड़कर मैंने यहाँ पे रख दिया 2m। कहाँ पे रखना है? छोटे पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास पर। तो m और m का सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पर। इन सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर इन दोनों पार्टिकल्स के मास को जोड़ कर रखना है भाई, इसको समेटना है, टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पे रखना है। तो m और m मिलाकर 2m बनते हो। 2m को मैंने सेंटर ऑफ मास पे रख दिया है, 2m को मैंने सेंटर ऑफ मास पे रख दिया, ये लो रख दिया। अब एक लाइन से जोड़ दिया है। अब मैं कहूँ कि भाई साहब कोऑर्डिनेट निकालिए। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर भाई साहब कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे भाई, ये तो x की वैल्यू तो यही आएगी। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू सीधी सीधी है 3m, y कोऑर्डिनेट ये रहा a√3/2, ठीक है, प्लस 2m का y कोऑर्डिनेट वैसे भी 0 है, डिवाइड टोटल सम कितना है 5m, मैं लिखूंगा 3m a√3/2 डिवाइड बाई 5m, m से m कट जाएगा और मेरे पास वही आ जाएगा 3√3/10। ये भी तो हाँ a है, सेम पहले वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3√3a/10। 3√3 मैंने a नहीं लगाया था क्या? हाँ, यहाँ पे a भी आएगा, ठीक है, 3√3/10a। बस आपको छोटे पार्टिकल्स में तोड़कर रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं कुछ ऐसा ही, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, सवाल आया 2019 में, 2019 जेई का सवाल है। यहाँ पर आपके पास में 50 ग्राम, कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ मैं 0 0। यहाँ पर आपके पास में 100 ग्राम, कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूँ एक और 0, और एक यहाँ पर है 150 ग्राम, एक यहाँ पर है 150 ग्राम, और कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर ले लेता हूँ, निकालने पड़ेंगे। मैंने लिया यहाँ पर, और उसने बोला है कि राइट ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री एंगल है यहाँ 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 सब जगह, यानी ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। तो वही बात आएगी, ये वाली जो साइड होगी, ये वाली, ये तो आएगी देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ पे, यानी 0.5। 0.5 को कोऑर्डिनेट्स में मैं 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। वही 1 के स्क्वायर में से 1/2 का स्क्वायर निकालो, 1/2 का स्क्वायर निकालोगे भाई 1 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, ये लो 1 - 1/4 √3/2, सीधी सी बात है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2 √3/2, ठीक है। अब हम सिंपल मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्ससीएम वाईसीएम निकालने के लिए है, लेकिन हम दो पार्टिकल्स को यदि तोड़ना चाहे, अलग से तोड़कर फिर उनका सेंटर ऑफ मास निकाले, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 ग्राम और यहाँ पर 100 ग्राम है। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसकेगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसकेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसकेगा, मिड पॉइंट पे नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसकेगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इधर खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? क्योंकि भारी वाला पार्टिकल यहाँ पर है, भारी वाला पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास भारी वाले पार्टिकल के साइड खिसकता है। चलिए, तो हम सिंपली यूज़ करेंगे एक्ससीएम का फॉर्मूला। एक्ससीएम क्या कहता है कि हमारा एक्ससीएम का फॉर्मूला होता है m1 a1 ही क्यों आता है भाई? आज तो मैं यही पढ़ा रहा था, सुबह तो यही आता है, m1 a1 ऐसे ही निकला है। m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। देन एक्ससीएम इक्वल्स टू m1 कितना है, मैं इसको ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3, ठीक है। 1 वाला है 50 ग्राम, 50 × 0 प्लस m2 है 100 ग्राम, 100 × 1 प्लस ये है आपका 150 ग्राम और इसके x कोऑर्डिनेट है 1/2। टोटल कितना हुआ? 150, 200, 300, टोटल हो गया 300 ग्राम। देन एक्ससीएम इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0, ये बच गया आपके पास 100 प्लस इसको काट दिया मैंने, आया 75, यानी ये लो, और ये आया 300। आपके पास में आएगा 170/300। 170/300 को काटोगे तो 15, हाँ 7 175, 12 25 10 250, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7/12, 7/12। YCM की बात करें, m1 y1, m2 y2, m3 y3,
और m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो एक्सियम का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर नहीं आया, 1/2 पर नहीं आया, 1/2 होता है 0.5। ये कहाँ पे गया है? लगभग पॉइंट लगा दूँ, 12 पंजे 60, 10 12 96, 0.58, लगभग 0.5 से आगे घिसक के कहीं यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम इधर है तो सेंटर ऑफ मास 50 ग्राम के साइड नहीं, 100 ग्राम के साइड नहीं, बीच में नहीं, 100 ग्राम के पास में खिसकेगा। 50 ग्राम के साइड नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा, लेकिन 100 ग्राम के साइड में आएगा क्योंकि 100 ग्राम भारी है। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग करके नहीं निकाला था, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, बड़ा हो जाता सवाल, इतना टाइम हमारे पास बचता नहीं है। m की बात करें, m1 की तो 50 ग्राम है, y कोऑर्डिनेट 0 है। m2 की बात करें 100 ग्राम, उसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन m3 जो 150 है उसका y कोऑर्डिनेट 3/2 है, और नीचे वही आएगा आपका 300, क्योंकि टोटल मास तो वही रहने वाला है भाई लोगों। ये जीरो आपके पास बचाइए, 150 रूट 3/2 और नीचे फिर आ जाएगा 300, 150 से 300 कट गया 2 बार, और आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे रूट 3/4। यानी सेंटर मास इस लाइन को कहीं पर मिलाते हुए आएगा, यहाँ पर कहीं देख लो, हाँ, और यहाँ पे कहीं सेंटर मास मिलने वाला है। आपको कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देख लेना यार। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेंटर मास कहीं यहाँ से आएगा, देख लेना, ये लो, और सेंटर मास जहाँ भी आएगा उसकी लोकेशन होगी, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका 7/12 और वाई कोऑर्डिनेट रूट 3/4, ये लो। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। 3 बॉडी सिस्टम भी हो गया। 3 बॉडी सिस्टम को हम 3 पार्टिकल सिस्टम या 3 बॉडी सिस्टम को हम अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक आप तभी यूज़ करें, मेरा मानो तो, जब आपके पास में आसानी हो, सवाल इस तरीके से दिया हो कि आप फटाक से कैलकुलेट कर सके, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब सेंटर ऑफ मास में ऐसे बॉडी का निकालना हो जिसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसका मास फैला हुआ हो एरिया पे। यहाँ पर हम जो भी लेते हैं ना, ये हमने लिया, ये m1, m2, m3, ये एक तरीके से पॉइंट मास की तरह है, एक छोटा सा ऐसे बॉल जैसा समझ लो, पॉइंट मास, एक पॉइंट पर मास रखा हुआ है। लेकिन यदि मास फैला हुआ हो, तो क्या करें? लेकिन यदि मास फैला हुआ हो तो क्या करें? जैसे ये देखो, ये लो। ठीक है, हमने कल बात की कि भाई इस पे सिमेट्रिक लाइन यदि आप ढूंढ लेते हो तो आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास देखो फैला हुआ है, और यदि मैं सिमेट्रिक लाइन खींचता हूँ तो ये 4 बराबर पोर्शन में बट जाता है, जिसका एरिया में ए ले सकता हूँ। यदि आप पूरा एरिया 4 लोगे तो ए बटेगा, लेकिन यदि पूरा एरिया ए लोगे तो ये बटेगा a/4। इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसमें आपकी एरियल मास डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ये एक बात ध्यान रखना भाई, एरियल मास डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। यदि कांस्टेंट हो तो ही आप, मैं नया तरीका जो बताने वाला हूँ उस टाइप के सवाल आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर हमें इंटीग्रेशन ही यूज़ लेना पड़ेगा। एरियल मास डेंसिटी सेम रहने का मतलब है पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ पे मास सेम होता है। ठीक है, चलो जैसे ऐसे ले लेते हैं, स्पेन में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ देखो मास पूरी बॉडी पर सेम है, पूरी बॉडी पर सेम है, यानी डेंसिटी आपकी सेम है। लेकिन यदि बेसबॉल का डंडा लो, जिसके बारे में हम कल भी बात करें, तो बेसबॉल का डंडा कैसा होता है? बेसबॉल का डंडा वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो यहां पर देखो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं मास बढ़ रहा है, यहां पर मास की वैल्यू बढ़ते जा रही है, और टोटल मास निकालने के लिए फिर हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी डेंसिटी सेम हो, कौन सी? एरियल मास डेंसिटी कांस्टेंट हो, सेम हो, तो हम किस टाइप से फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। देखो, इसका मतलब होता है एरियल मास डेंसिटी सिग्मा, इसका मतलब होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया। ये भी लिख सकते हैं, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया, यानी मैं लिख सकता हूँ मास बाय एरिया। यानी मास इक्वल टू लिख सकता हूँ
डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका एक ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। आप बीच में कहीं से पॉइंट लोगे और फिर सॉल्व करोगे, बट एरिया हमें दिया हुआ हो तो हम कैसे सॉल्व करें? कोऑर्डिनेट्स ना हो और एरिया दे रखा हो तो उसके हिसाब से सवाल कैसे होगा? ना मुझे एक्सियम दे रखा है, ना मुझे वाईसीएम दे रखा है, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है बट इसका एरिया कम है, बट एरियल मास डेंसिटी कांस्टेंट है। तो यदि मैं एक्सियम का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं जो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऐसे दे रखा है हमें, ठीक है। मास नहीं दे रखा, बस मुझे सिग्मा दे रखा है, यानी एरियल मास डेंसिटी दे रखी है, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे कुछ ना कुछ, कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे मुझे कुछ ना कुछ, इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दे रखा है मुझे, कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं x2 y2, ठीक है। मास नहीं पता है मुझे, एरिया पता है, A1 और A2 एरिया है, तो कैसे निकालूं मैं? ठीक है, तो मैं कहूं कि भाई साहब एक्सियम इक्वल टू मास को मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी सेम है, एरियल मास डेंसिटी सेम है, एरियल मास डेंसिटी सेम है। इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है भाई। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आपका कांस्टेंट है, तो आप यहां से निकाल लीजिए मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू एरिया, और मैं यहां पर लिखूंगा मास को डेंसिटी इनटू एरिया A1 x1 प्लस डेंसिटी इनटू एरिया A2 x2 डिवाइड बाय मास, फिर मैं लिखूंगा डेंसिटी इनटू एरिया, डेंसिटी इनटू एरिया, मास की जगह मैं डेंसिटी इनटू एरिया लिख सकता हूँ, एंड देन एक्सियम इज इक्वल टू डेंसिटी को आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2, और यहाँ से भी मैं डेंसिटी को कॉमन ले लेता हूँ, डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, एंड अगेन एक्सियम इज इक्वल टू A1 x1 A2 x2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। तो यदि मास की जगह आपके पास में एरिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप y के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, y सेम इज इक्वल टू एरिया A1 इंटू y1 प्लस एरिया A2 इंटू y2 डिवाइड बाय एरिया A1 प्लस A2, ये लीजिए। एरिया से भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब एरिया का यूज़ करते हुए आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसा हो रहा है? ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि यदि आपको डेंसिटी दी हुई है, यानी एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान यदि आपको पता है कि कांस्टेंट है, मास पर यूनिट एरिया आपको पता है कि कांस्टेंट है, जिसे हम एरियल मास डेंसिटी कह सकते हैं या मास डेंसिटी कह सकते हैं, यदि वो सेम है बट आपके पास में एरिया दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मास नहीं दिया हुआ है, और बोल दिया कि भाई सिग्मा कांस्टेंट है, तो आपको एरिया के टर्म्स में फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने यहाँ पर एरिया के टर्म में आपको फॉर्मूला निकाल कर दे दिया है, एरिया के टर्म में आपको फॉर्मूला निकाल कर दे दिया है। ठीक है, एक सवाल करें, चलिए एक सवाल कर ही लेते हैं यार, एक सवाल कर ही लेते हैं। चलिए भाई चलिए चलिए, ये मेरे पास एक डब्बा है, ये आपका 0 0 है, कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके A और 0 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आपके A और 0 ही है। ठीक है, अब देखो मुझे कहा कि इस डब्बे का सेंटर ऑफ मास निकाल कर दीजिए, इस डब्बे का सेंटर ऑफ मास निकाल कर दीजिए। मैं यहाँ पे बहुत कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। यदि ये डब्बा पूरा होता, यदि ये डब्बा पूरा होता तो सेंटर ऑफ मास 100% फिक्स यहीं पर आता, यहीं पर आता। डब्बा पूरा होता तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर आता, और उसके कोऑर्डिनेट होते आधा यानी A/2, ऊपर भी इतना ही जाना पड़ता A/2, हो गया कोऑर्डिनेट।
कोई दिक्कत नहीं, खत्म। सवाल इस टाइप से आ सकता है, या फिर क्या कह सकता है कि डब्बा देकर कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ दिए रहते और फिर कहता है कि इस पोर्शन को उड़ा दो, इस पोर्शन को उड़ा दो। ये उड़ा दिया मैंने, मास ही हटा दिया यहाँ से। यदि मैंने मास हटा दिया और अब कहेगा कि नया सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, तो आप खुद दिमाग लगाइए। सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक लाइन पर ही तो रहता है, सिमेट्रिक लाइन पर ही तो रहता है, ये भी तो सिमेट्रिक लाइन है। तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर खिसकेगा, किधर, बाहरी साइड में। और देखो इधर 2 डब्बे हैं, इधर 1 डब्बा है, तो आसानी से सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x और y। और आपको इस तरीके से नए कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जा सकते हैं, नया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपका ये लो, ये डब्बे है, ठीक है, सभी का एरिया सेम है। इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। ये मैं ले लेता हूँ, इसका एरिया ए, ठीक है। अब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, देखो 2 तरीके बताऊँगा, वैसे तो 3-4 तरीके बता सकता हूँ मैं, लेकिन 2 तरीके तो मैं बता ही देता हूँ। इसका सेंटर आएगा कहीं यहाँ पर, इसका सेंटर आएगा कहीं यहाँ पर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो है a/2 और यहाँ से यहाँ तक भी है a/2, तो ये कहीं बीच में जाएगा। और जब बीच में जाएगा तो y कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, इसका ध्यान से देखना। y कोऑर्डिनेट आधा, आधे का चौथाई यानी a/4, आधा और चौथाई मिलके बनते हैं 3/4a। एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया इसके। दूसरी बात, ये यहाँ पर आएगा पॉइंट, यानी यहाँ से a/2 है, उसका आधा हो जाएगा a/4 और कोऑर्डिनेट का x एक्सिस आ जाएगा a/4 पर, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब चलिए इस एरिया की बात करते हैं। इसका पूरा डब्बे का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वाली तो पॉइंट लोगे आप। सेंटर ऑफ मास कहाँ मानोगे, सेंटर ऑफ मास यहाँ से तो यहाँ मानेंगे a/4 पर, और ऊपर भी आपको मानना पड़ेगा a/4 पर, a/4। अरे भाई a/2 का आधा ही तो आएगा। और यहाँ a, इसके भी आपको कैसे क्या मानने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। एरिया है, यहाँ से मैं इसका ले लेता हूँ एरिया a1, एरिया a2, एरिया a3, और ये मुझे पता है कि एरिया a1 बराबर है एरिया a2 के, बराबर है एरिया a3 के, ठीक है। ये दिख ही रहा है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो देखो a/2 तो यहाँ से यहाँ तक है, और a/4 और आएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3/4a। और ऊपर के साइड में तो ये इसी लाइन पर आएगा, यानी a/4, ठीक है। अब आपके पास में तीनों एरिया का कोऑर्डिनेट्स आ गया है। अब आप एक्सियम निकाल सकते हैं। एक्सियम का फॉर्मूला होगा a1 x1, a2 x2, a3 x3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। देन वी कैन से दैट एक्सियम इक्वल्स टू एरिया a1 आपका a ही है, लेकिन x1 कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट x के कितने, a/4, मैंने लिख दिया यहाँ a/4, प्लस a2 आपका कितना है, एरिया a है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स कितना है, ये भी a/4 है, प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे a करते करते तो ज़्यादा हो गया ना, चलो ये रहने देते हैं। a3 कितना है, a3 भी आपका a है, लेकिन इसका x3 कोऑर्डिनेट्स कितना है, 3a/4, ये लो। टोटल मास कितना है, a1 a2 a3 तीनों जोड़ के आपके पास 3 आ जाएगा। एंड वी कैन से दैट एक्सियम इज इक्वल टू a कॉमन आएगा, a से a कट जाएगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा a/4 प्लस a/4 प्लस 3/4a डिवाइड बाय 3। एंड वी कैन से दैट एक्सियम इज इक्वल टू, अरे a को कॉमन ले लो यार, और यहाँ a है, a से a उड़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। a/4 मिलके हो जाएंगे 2a/4 प्लस 3a/4a, और नीचे आ जाएगा 3। अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं। एक्सियम इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 4, 2a प्लस 3a डिवाइड बाय 3, हमारे पास आ जाएगा 5a डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 5a डिवाइड बाय 4 इंटू 3, यानी हमारे पास आ जाएगा 5a डिवाइड बाय 12, 5a डिवाइड बाय 12। कहीं पर लोकेशन आएगी 5a डिवाइड बाय 12 के। एक्सियम यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, जहाँ पर भी आएगा देख लेना भाई, ठीक है। YCM भी हम निकालते हैं इसी तरह से, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा ही लिख देता हूँ मैं। एरिया तो यही है, इनटू पहले वाले के y कोऑर्डिनेट्स 3/4 है, वैसे तो ये बीच में आएगा कहीं ना कहीं, और बीच में आएगा, और ये हमारे पास स्क्वायर है, तो जो वैल्यू x की होगी वही y की वैल्यू आएगी, यानी 5a/12 ही आना चाहिए। जो वैल्यू x की होगी वही y की होगी, इसी पर ही तो आएगा सेंटर ऑफ मास आपका। और ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है जहाँ x इक्वल टू y होता है।
यदि स्क्वायर है तो x इक्वल टू वाई होता है, और रेक्टेंगल होगा तो आपकी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। यानी जो लेंथ की वैल्यू आएगी उसमें लेंथ का नाम हटा के ब्रेथ लिख दोगे, वैल्यू वही रहेगी, बस l की जगह b आएगा, b की जगह l आएगा, ठीक है। चलो लेकिन आगे बात कर लेंगे इस बारे में। प्लस 3/4 ये हो गया, हमारे पास बचा a इंटू A2 का मास, ये भी a/4 कोऑर्डिनेट्स पे है, a/4 कोऑर्डिनेट्स है, A3 भी आपका a है और इसका y कोऑर्डिनेट्स भी a/4 है, तो a/4 ये आएगा मज़ा। और यहाँ पर टोटल मास कितना है, ओहो टोटल मास तो 3a है भाई, a 3a हो गया। देन वी कैन से दैट YCM इक्वल्स टू a कॉमन लेके उठ जाएगा, आपके पास वही बचेगा 3/4a प्लस a/4 प्लस a/4 एंड 3। जो वैल्यू यहाँ पर है ये वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है और वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो ये हो जाएगा 5a/12। 5a/12 कहाँ, यहीं पर आएगा कहीं पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5a/12 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 5a/12, ठीक है। देखो यहाँ पर एरिया से खेल खेला गया है, ठीक है, तो खेला थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मास से भी खेला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मास से भी खेला जा सकता है, ठीक है ना। नेगेटिव मास लेते हैं, लेकिन हम ये बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहाँ मैं आपको एक ही सवाल 3 तरीके से करना बताऊंगा। जहाँ पे ट्रंकेट मास, ट्रंकेट पार्टिकल्स की बात करते हैं, ट्रंकेट मास की बात करते हैं, ट्रंकेट बॉडीज़ की बात करते हैं, यानी कुछ पोर्शन काट दिया जाता है, जैसे ये काट दिया गया। कटने से पहले सेंटर ऑफ मास दिया जाता है, काटने के बाद में सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है, तो वहाँ मास नेगेटिव मास है का लेकर भी आप खेल खेल सकते हो, आप एरिया का भी यूज़ कर सकते हो और आप हमारी तरह इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। इसके भी 2 तरीके हैं, फिलहाल मैंने एरिया और मास, एरिया का यूज़ किया है, ठीक है। मास का भी कोई लेना देना यहाँ पर मैंने किया नहीं है, नेगेटिव मास का कहीं जिक्र नहीं किया है, बट वो भी सही है, जिसको वो आता है वो मेथड यूज़ करिए, ठीक है। चलिए एक और तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए, एक और तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए। क्या तरीका, देखो मिटा दूँ भाई, ठीक है। 5a/12 5a/12 ऐसे याद रखना। चलो इतना ज़्यादा मिटाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं लगा देता हूँ। देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर है और एरिया है a, और उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास a/4 3a/4, ठीक है। मैंने क्या कहा था, बड़ी बॉडी को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका मास जोड़कर उन पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास पे रख दीजिए। तो ये देखो यहाँ पर यदि इनका मास बराबर है, यदि इनका मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा बीच में कहीं, सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ बीच में कहीं। यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, यदि यहाँ से यहाँ तक a/4 चला जाता है, यहाँ से यहाँ तक a/4 चला जाता है, ठीक है, यही है ना सेंटर ऑफ मास, a/4 चला गया, यानी बीच में कहीं आएगा a/2 पर। कहाँ पर आएगा, a/2 पर। अरे भाई पूरी बॉडीज के लिए बीच का पॉइंट तो a/2 ही है, a/2 ये है, a/2 ये है, यहाँ से a/4, यहाँ से a/4, सीधा सा खेल है, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स तो a/2 होंगे क्योंकि मूल बिंदु तो आपका यहाँ पर है, ओरिजिन तो यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए एक और मास, इन दोनों का सम कर दो, 2a हो गया, और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके, a/2, a/2, ऊपर कितना हो जाएगा, a/4, ऊपर तो a/4 आएगा, लेकिन इधर a/2 यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा, दोनों बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में आएगा, और बीच में यानी यहाँ से मूल बिंदु से ओरिजिन से a/2 कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं। और अब हमारा फॉर्मूला लगा लीजिए, आप एक्सियम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एक मास तो है a, जिसके कोऑर्डिनेट्स तो है आपके a/4, दूसरा मास है 2a, दोनों का सम किया है मैंने, देखो, और उसके भी कोऑर्डिनेट्स है a/2, और दोनों का योग होता है 3a। और आप ले सकते हैं एक्सियम इज इक्वल टू a से a कट जाएगा, आपके पास आएगा a/4, और यहाँ पर आएगा 2 से 2 भी उठ गया, और आपके पास आएगा a डिवाइड बाई 3, 4 और 5 a/12। देखो वही कोऑर्डिनेट्स आ गए, कहीं दिक्कत ही नहीं है। YCM की बात कर लो, यहाँ पर है a, y कोऑर्डिनेट्स आपके पास 3a/4, यहाँ पर मास है 2a, और इसके कोऑर्डिनेट्स y में a/4 ही तो है। फिर आ जाओ नीचे 3a, a से a उड़ ही जाएगा आपके पास में, आपके पास बचेगा 3a/4, यहाँ पे बचेगा 2a/4 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 5a/4 इंटू 3, 5a/12। उतना ज़्यादा भी करने की जरूरत नहीं थी, फटाक से आप कर लेते हैं यहाँ पर।
यही सवाल मैं आपको कल फिर कराऊंगा, जहाँ पर हम नेगेटिव मास की बात करेंगे, या इससे ट्रंकेट पार्टिकल्स की तरह बात करते हैं ना। ट्रंकेट बॉडी जो होती है, यानी यहाँ पर एक शैडो पोर्शन आपको दे दिया जाएगा, छायांकित भाग दे दिया जाएगा, और ये बोलेगा कि इस पोर्शन को काट दिया है, अब सेंटर ऑफ मास बताओ। तो उसके लिए भी वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कल की क्लास भी आपकी शानदार, धमाकेदार, मज़ेदार होने वाली है। आज की क्लास में आपको मज़ा आया, न्यूमेरिकल करके अच्छा लगा, इन्जॉय किया आपने, तो हम बात करेंगे कल की क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक्स के बाद में। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसी से रिलेटेड 2019 में एक सवाल आया है, उसको भी करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो साथ में लेकर चलना ही है, ठीक है। आज की क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करिए, आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्लास लंबी ज़्यादा हो गई है, इसलिए आज थोड़ा सा इसे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नया टॉपिक बाद में लेंगे, पहले इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से सवाल बन सकते हैं और हम किन किन तरीकों से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दीजिए आज्ञा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।